वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त मलयालम लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है वाशी, जो रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई उसके बाद नेटफ्लिक्स में। मूवी के लीड एक्टर्स है टोविनो थॉमस भाई साहब और कीर्ति सुरेश मोहतरमा। दोस्तों, इस मूवी की कहानी को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। आप भी कहानी को थोड़ा डिटेल से सुनिए और बताइए आपके पर्सपेक्टिव व्यू से गलती किसकी है, किसे इंसाफ मिलना चाहिए, क्या उस बंदे को सही से इंसाफ मिला, अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। मतलब एंड में जाकर ये मूवी ऑडियंस के दिमाग में एक सवाल पैदा करती है। मूवी को देखने के बाद हर बंदा अपना अपना नजरिया बताने लगता है। सो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है एडवोकेट एबिन मैथ्यू। एबिन बिना अपनी फैमिली की मदद से खुद से ग्रो होना चाहता है, जिसके लिए एबिन छोटे मोटे केसेस को लड़ते हुए लॉ की प्रैक्टिस करते रहता है। एबिन के पास इसका खुद का ऑफिस भी नहीं होता। एबिन को जब भी जरूरत पड़ती एबिन अपने फ्रेंड सतीश का ऑफिस यूज करते रहता है। उसके बाद हमारी हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है माधवी, जो बहुत बड़े लॉयर के पास असिस्टेंट की तरह काम करती रहती है। माधवी हर रोज कोर्ट को हाजिर होते हुए अपने लॉयर के क्लाइंट्स के छोटे मोटे पेपर्स के काम करते रहती है। खैर एबिन और माधवी ये दोनों नेबर्स ही होते हैं। हर रोज इन दोनों के बीच बात होती ही रहती है। इसी के साथ साथ एबिन माधवी को लाइक भी करते रहता है। एबिन अपने घर जाने के बाद इसकी बहन और इसका जीजा आए होते हैं। एबिन के जीजा का नाम होता है जोस, जो बार का बिजनेस चलाता है। डिनर करते वक्त जोस अपने फैमिली मेंबर से कहने लगता है, अगर नेक्स्ट इलेक्शन में जाकोब जीता मेरे बिजनेस के लिए लाइसेंस आसानी से मिल सकता है, इसीलिए मैं जाकोब को इलेक्शन फंड दे रहा हूँ। उसी तरह एबिन को भी एक साइड से फायदा होने वाला है। खैर दूसरे दिन माधवी अपने क्लाइंट को बेल दिलवाने के लिए कोर्ट में हाजिर होती है। जज को कुछ पेपर सबमिट करती है, लेकिन और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस होने की वजह से माधवी की क्लाइंट को बेल नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद माधवी गुस्से में एबिन और सतीश के पास आती है कैंटीन में। इन दोनों से कहने लगती है कि मैं उस लॉयर के पास जॉब करना छोड़ दिया, आज के बाद से मैं खुद से प्रैक्टिस करूंगी। अब एबिन बहुत दिनों से एक ऑफिस की तलाश में होता है। सतीश ने उस ऑफिस के बारे में एबिन को बताया था और वही ऑफिस के बारे में सतीश अब माधवी को बताता है। माधवी उस ऑफिस को लेना चाहती है, लेकिन एट द सेम टाइम एबिन भी वही ऑफिस चाहता है। ये दोनों इस बात को लेकर लड़ने झगड़ने लगते हैं। सतीश इन दोनों को एक छोटा सा आइडिया देता है कि तुम दोनों उस ऑफिस का पार्टीशन करके उसका रेंट शेयर कर लो। सो उसी तरह ये दोनों एक साथ ऑफिस जाते हुए एक ही ऑफिस में रहकर अपना काम करते रहते हैं। इसी दरमियान में ये दोनों और क्लोज हो जाते हैं। खैर इसी दरमियान में जोस जिस बंदे को फंड दिया जाकोब, वो बंदा इलेक्शन में जीत जाता है। जाकोब मिनिस्टर बनता है। सो एक दिन जोस एबिन को लेकर उस मिनिस्टर जाकोब के पास जाता है। एबिन से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। उस मिनिस्टर के पास जाने के बाद एबिन को ये बात पता चलती है कि जोस इस मिनिस्टर की मदद से एबिन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया। मतलब अब एबिन एक गवर्नमेंट लॉयर है। जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी एबिन वहीं पर रहेगा। यह सुनने के बाद एबिन बहुत खुश होता है। इसी दरमियान में एबिन के माँ बाप एबिन के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। एबिन अपने माँ बाप से माधवी के बारे में बताता है कि ये माधवी से प्यार करता है। एबिन और माधवी के माँ बाप रिलीजन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन किसी भी तरह करके ये दोनों अपने माँ बाप को मनवा लेते हैं। खैर उसके बाद एबिन के पास पहला केस आता है। एबिन कोर्ट को जाने के लिए हड़बड़ाई में होता है। तभी माधवी एबिन को कॉल करती है। एबिन फोन पिक करके माधवी से कहने लगता है कि मैं तुमको बाद में कॉल करूंगा। कोर्ट में जाने के बाद केस ये होता है कि गौतम नाम का एक बंदा अनुषा नाम की लड़की को प्यार करने का नाटक करके उसको धोखा दिया। इन दोनों के बीच कांडवांड भी हुआ था। अनुषा के साइड से एबिन केस लड़ रहा होता है। इत्तेफाक से गौतम का केस माधवी जज से कहने लगती है कि अनुषा ने गौतम के ऊपर सरासर झूठा इल्जाम लगाया, प्लीज जज साहब गौतम को बेल दे दिया जाए। एबिन कहने लगता है कि सर मुझे और थोड़ी मोहलत दीजिए, मैंने इस केस को स्टडी ही नहीं किया। सो जज इस केस को दूसरी तारीख पे पोस्टपोन करता है। उसके बाद एबिन और माधवी ये दोनों सतीश के पास आते हैं। माधवी बताने लगती है कि सुबह मैंने तुमको इसी के लिए कॉल किया था, यही बात बताने के लिए कि तुम मेरे ऑपोजिट साइड हो। एबिन भी बताने लगता है कि मैं कोर्ट को जाने की हड़बड़ाई में था, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये दोनों इस केस को कैसे लड़े। माधवी बताने लगती है कि गौतम की फैमिली इनकी रिलेटिव है। सो माधवी गौतम के केस को जरूर लड़ना पड़ेगा। एबिन भी कहने लगता है कि मैं पीपी होने के बाद ये मेरा पहला केस है। अगर मैंने इस केस को छोड़ दिया
तो मेरे करियर पर इफेक्ट पड़ सकता है। इन दोनों की बातें सुनने के बाद सतीश इन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों केस को क्यों छोड़ोगे। देखो, प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ मत जोड़ो। जब तुम दोनों इस बात को डिफरेंशिएट करोगे तभी इस केस को लड़ सकते हो। सो एबिन और माधवी भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। सो एक तरफ एबिन और माधवी की शादी की तैयारियां होती रहती है, दूसरी तरफ ये दोनों एक ही केस को लेकर लड़ते रहते हैं। इसी दरमियान में अनुषा का फादर एबिन के पास आता है। बातों ही बातों में एबिन कहने लगता है कि यह अनुषा से मिलना चाहता है। अनुषा का फादर एबिन को अपने घर बुलाता है। सो उसी रात एबिन अनुषा के घर जाता है। अनुषा से पूछने लगता है कि एक्चुअली क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। अनुषा जो हुआ वो बताने लगती है कि मेरी एक रूममेट है जिसका नाम है सायरा। सायरा और गौतम ये दोनों पहले से ही फ्रेंड्स थे। सायरा मेरा रिज्यूम गौतम को दिखाया और गौतम जिस कंपनी में जॉब करता है वहीं पर मुझे भी जॉब मिल गई। देखते ही देखते गौतम और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हर रोज हमारे बीच बातचीत होती थी। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। एबिन पूछने लगता है क्या कभी गौतम ने तुमसे ये कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। अनुषा कहने लगती है कि ऐसा गौतम ने डायरेक्टली कभी नहीं कहा, लेकिन उसके बिहेवियर से समझ गई थी कि वो भी मुझसे प्यार करता है और हम दोनों की बात ऑफिस में भी पता है। एक दिन मैं, गौतम और विमल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए गौतम के घर गए थे। उस वक्त गौतम के घर में कोई भी नहीं था। मीटिंग के दरमियान हम दोनों वाइन पिया। थोड़ी देर बाद विमल वहाँ से चला गया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, मतलब फिजिकली। दूसरे दिन सुबह जब मैं गौतम से अपनी शादी की बात कही, गौतम शादी से मना कर दिया। कहने लगा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसके बाद मेरे से दूर जाने लगा। उसके बाद अनुषा का फादर एबिन से कहने लगता है एक्चुअली मेरी बेटी अनुषा हॉस्टल में रहती है। जब अनुषा सुसाइड करने वाली थी टाइम पर सायरा अनुषा को बचा लिया, इसीलिए मैंने अनुषा को वापस अपने घर ले आया। और शादी की बात करने के लिए जब मैंने गौतम को कॉल किया, गौतम तो शादी से मना कर दिया, इसीलिए मैंने गौतम पर केस ठोका। खैर वही दूसरी तरफ माधवी भी गौतम से आ मिलती है। गौतम से जो कुछ हुआ वो बताने के लिए कहती है। सो गौतम भी जो हुआ वो सारी बात एग्जैक्टली बताता है और ये भी कहने लगता है कि उस रात हम दोनों शराब की हालत में कांड किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अनुषा इस बात को इतना सीरियसली लेगी। मैं बस उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, कभी उसी से प्यार नहीं किया। लेकिन अनुषा उसका फादर शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। जब मैंने मना किया केस ठोक दिया। खैर दूसरी तरफ एबिन और माधवी ये दोनों अपने लिए एक नया फ्लैट ढूंढते हैं शादी के बाद यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए। इसी दरमियान में केस दोबारा हियरिंग को आता है। सो जज उन सारे लोगों से कहने लगता है कि इस केस के रिलेटेड लोग ही इस कोर्ट में रहे, बाकी सारे लोग बाहर चले जाए। सो कोर्ट में सिर्फ एबिन, माधवी, गौतम, अनुषा ही रहते हैं। उसके बाद एबिन अनुषा को कटघरे में बुलाकर स्टार्टिंग से लेते हुए एंडिंग तक जो हुआ वो सारी बात जज को बताने के लिए कहता है। अनुषा जो बातें एबिन से कहा वो सारी बातें जज को कहती है। उसके बाद एबिन जज के सामने गौतम और अनुषा के बीच हुए व्हाट्सएप चैटिंग को, इन दोनों की सेल्फीज को जज को दिखाता है। कहने लगता है कि जज साहब इन फोटो से ही पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना क्लोज है। उसके बाद एबिन जज को अनुषा का ड्रेस दिखाते हुए कहने लगता है जज साहब उस दिन अनुषा ने इसी ड्रेस को पहना था। इस ड्रेस के बटन्स निकल चुके हैं, जिसका मतलब जब अनुषा वाइन पीकर नशे में थी गौतम अनुषा के साथ जबरदस्ती किया। उसके बाद एबिन अनुषा से सवाल करने लगता है कि आप हर रोज वाइन पीते हो या तो फिर उसी रात पिया। अनुषा कहने लगती है कि मुझे वाइन पीने की आदत नहीं, मैं रोज नहीं पीती, लेकिन उस रात गौतम के कहने पर मैंने वाइन पिया। तो एबिन जज से कहने लगता है कि जज साहब गौतम ने प्लान बनाकर मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती दारू पिलाया। अनुषा बेहोश होने पर उसके साथ जबरदस्ती की। उसके बाद माधवी जज से कहने लगती है कि जज साहब हो सकता है अनुषा ने ही अपने ड्रेस के बटन्स को निकाल दिया हो इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब उन फोटोज के बारे में बात करें तो आजकल हर कोई भी सेल्फी ले रहा है, आजकल ये सब नॉर्मल है। और मेन बात ये है कि मेरा क्लाइंट गौतम कभी भी अनुषा को प्यार का इजहार नहीं किया। दोनों की दलीलें सुनने के बाद जज दोबारा इस केस को पोस्टपोन करता है। खैर और कुछ दिनों बाद एबिन और माधवी की शादी हो जाती है और वो भी अलग अलग रीजन के हिसाब से, चर्च में शादी और मंदिर में भी शादी। शादी होने के बाद ये दोनों अपने नए फ्लैट को शिफ्ट होते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर केस के बारे में टेंशन होती ही है। खैर इसी दरमियान में एक दिन जब माधवी अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही होती है तो माधवी ये देखती है कि अपने कपड़े के बटन्स निकल गए हैं। वही कपड़ा माधवी एबिन को आगे दिखाती है। एबिन से कहने लगती है कि जरूरी नहीं कि जबरदस्ती करने पर ही ड्रेस के बटन्स निकल सकते हैं, ऐसे भी तो निकल सकते हैं ना एबिन। लेकिन यहाँ पर एबिन और माधवी ने एक रूल रखा होता है
कि ये दोनों केस के रिलेटेड बातें अपने घर में नहीं करेंगे। इसी दरमियान में एक दिन एबिन की फैमिली डिनर के लिए एबिन के घर आते हैं। एक्चुअली कुछ दिनों पहले जोस अपने किसी बंदे का केस माधवी के पास लाया था। माधवी उस केस को लेने से इनकार कर दिया। सो ये बात जोस को पसंद नहीं आई। सो बातों ही बातों में जोस एबिन से कहने लगता है कि एबिन तुम दोनों एक ही केस को लड़ रहे हो। सो एबिन तुम इस केस को जरूर जीतना होगा वरना हमारी नाक कट सकती है। कि एबिन अपनी वाइफ के हाथों ही हार गया। जोस की बातें सुनने के बाद माधवी थोड़ा अपसेट हो जाती है। गुस्से से वहाँ से उठ के चली जाती है। खैर उसके बाद एबिन विमल को कोर्ट में पेश करता है जो गौतम और अनुषा के साथ ही काम करता है। विमल से उस दिन के बारे में पूछताछ करने पर विमल कहने लगता है कि उस रात प्रोजेक्ट काम के लिए मैं गौतम के घर गया। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं वापस अपने घर चला गया। मैंने ड्रिंक नहीं की क्योंकि मुझे ड्राइविंग करना था। उस रात गौतम और अनुषा इन दोनों ने वाइन पिया। 2 पैक पीने के बाद अनुषा ने नहीं पिया, लेकिन गौतम अनुषा को जबरदस्ती पिलाया। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। एबिन पूछने लगता है तुम क्यों अनुषा को गौतम के घर में ही छोड़ के चले गए? तुम अनुषा को उसके हॉस्टल ड्रॉप कर सकते थे। विमल कहने लगता है कि एक्चुअली ऑफिस में यही रूमर है कि गौतम और अनुषा इन दोनों का चक्कर चल रहा है और ऊपर से हमारे ऑफिस को कैब सर्विस होने के बावजूद भी गौतम अनुषा को उसके हॉस्टल ड्रॉप करता रहा, इसीलिए मैं अनुषा को उसके हॉस्टल ड्रॉप नहीं किया। सो एबिन जज से कहने लगता है कि देखा जज साहब, मेरी क्लाइंट अनुषा मना करने के बावजूद भी गौतम ने जबरदस्ती अनुषा को वाइन पिलाया। उसके बाद माधवी विमल के पास आकर ये पूछने लगती है कि उस रात वाइन बॉटल को किसने खरीदा। विमल कहने लगता है कि जब मैं और अनुषा गौतम के घर जा रहे थे, रास्ते में अनुषा ने ही वाइन बॉटल को खरीदा। माधवी जज से कहने लगती है कि जज साहब, अगर गौतम का प्लान था कि वो अनुषा को पिलाएगा तो वो खुद बॉटल को खरीद सकता था, लेकिन उस रात बॉटल को खरीदने वाली गौतम नहीं बल्कि अनुषा है। और इसी तरह विमल के साथ साथ अनुषा भी अपने हॉस्टल जा सकती थी विमल के साथ, लेकिन अनुषा गौतम के घर में रुकने का ही सोचा। सो इससे ये बात साफ पता चलती है कि मेरा क्लाइंट गौतम ने कुछ भी प्लान नहीं किया। सो दोबारा जज इस केस को दूसरी तारीख को पोस्टपोन करता है। खैर एबिन और माधवी के बर्ताव को देखकर सतीश समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सतीश एबिन और माधवी को अपने घर डिनर के लिए बुलाता है। बातों के दरमियान माधवी जोश की बात को ले आती है कि एबिन के जीजा ने माधवी के पास एक केस ले आया और सारे गवाह उस बंदे के खिलाफ थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ये सारे लोग केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। एक्चुअली माधवी एक फेमिनिस्ट होती है, लेकिन इसके बावजूद भी माधवी ये सोच रही होती है कि कुछ औरतें लड़कियां इसका दुरुपयोग कर रही है। उनमें से अनुषा भी एक है। माधवी गौतम को पहले से ही जानती है, गौतम ऐसा बंदा नहीं। कहने लगती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से किसी भी तरह करके इस केस को जीतूंगी। एबिन भी अपनी तरफ से कुछ बातें रखता है। बात आगे बढ़ जाती है। इन दोनों के बीच तू मैं होती है। ये दोनों एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते हैं। इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है। खैर उसके बाद माधवी गौतम के घर में काम करने वाली एक औरत को कोर्ट में पेश करती है। वो औरत कहने लगती है कि सुबह होने के बाद जब मैं गौतम के घर आई, गौतम और अनुषा ये दोनों हंसी खुशी अपने घर से बाहर जा रहे थे। मतलब अनुषा अपने घर जा रही थी। अनुषा का ड्रेस भी ठीक ठाक ही था, मतलब अनुषा के बटन्स नहीं निकले थे। उसके बाद एबिन उस औरत के पास आकर कहने लगता है, नॉर्मली जब किसी लड़की का ड्रेस बिगड़ जाता है तो लड़कियां स्कार्फ से उस ड्रेस को कवर अप करते हैं। सो अनुषा ने उस दिन एक शॉल की मदद से अपने आप को कवर किया था। क्या आपने इस शॉल को देखा था? तो यह औरत हड़बड़ाने लगती है। मतलब कभी इसका जवाब हाँ होता है, कभी ना। और पूछताछ करने पर यह औरत कबूल कर लेती है कि माधवी ने इस औरत से पहले से ही मुलाकात करके एक पट्टी पढ़ाई थी। कहा था कि कोर्ट में तुमको ऐसे ही बताना होगा। यह सुनने के बाद जज माधवी को डांटने लगता है, माधवी को वार्न करने लगता है। और उसी तरह जज इस औरत का स्टेटमेंट नहीं लेता, जिसकी वजह से माधवी शर्मिंदा हो जाती है। यह केस दोबारा अगली तारीख को पोस्टपोन होता है। इस केस को सीरियसली लेने की वजह से इन दोनों के दरमियान दूरियां और बढ़ जाती है। उसके बाद एबिन अनुषा के घर जाकर अनुषा के फादर से कहने लगता है कि मुझे सायरा से मिलना होगा। थोड़ी देर बाद अनुषा एबिन से पूछने लगती है कि सर इस केस में गौतम को कितनी साल की सजा हो सकती है? एबिन कहने लगता है शायद 10 साल, 20 साल या उम्र कैद। अनुषा पूछने लगती है क्या हम इस केस को वापस ले सकते हैं? एबिन कहने लगता है नहीं, ऐसे केसेस वापस नहीं लेते। क्यों, क्या हुआ? लेकिन अनुषा रोते हुए कुछ भी जवाब नहीं देती। इस तरफ माधवी भी गौतम से आ मिलती है और माधवी भी चाहती है कि माधवी सायरा से मुलाकात करेगी, क्योंकि गौतम और अनुषा की कॉमन फ्रेंड सायरा ही है। अगर सायरा तुम्हारे हक में
कोर्ट में स्टेटमेंट दिया तो शायद तुम बच सकते हो। गौतम कहने लगता है कि सायरा मेरे हक में स्टेटमेंट नहीं देगी। मैंने तुमसे एक बात छुपाई। अनुषा मुझसे प्यार करती है, ये बात मुझे पहले से ही पता है। ये बात मुझे खुद सायरा ने ही बताया। मैं बस उस चीज को एंजॉय कर रहा था। मुझे नहीं पता कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी। अब सायरा मेरे हक में कैसे बयान दे सकती है। यह सुनने के बाद माधवी गौतम को डांटने लगती है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई, तुमने बहुत बड़ी गलती की। अब तुमको सिर्फ सायरा ही बचा सकती है। उसके पास जाकर गिड़गिड़ाओ, मनाओ उसे। दूसरे दिन एबिन सायरा से मुलाकात करता है अनुषा के घर में। सायरा को पट्टी पढ़ाने लगता है कि किस तरह से कोर्ट में बात करेगी, कौन से सवाल का किस तरह से जवाब देगी। केस इस तरह से बनना चाहिए कि सारा इल्जाम गौतम पर ही चला जाए। उसके बाद केस दोबारा हियरिंग को आता है। सायरा कटघरे में आकर जज से कहने लगती है, उस दिन अनुषा वापस अपने हॉस्टल आने के बाद एक ब्लेड लेकर अपना हाथ कट करने वाली थी, लेकिन आइन टाइम पर मैंने अनुषा को रोक दिया, उसे बचा लिया। तब जाके मुझे अनुषा ने जो कुछ हुआ वो बताया। उसके बाद एबिन पूछने लगता है कि अनुषा गौतम से प्यार करती है, क्या ये बात गौतम को पहले से ही पता है। यह सुनने के बाद सायरा अपनी बात से मुकर जाती है। जज के सामने कहने लगती है कि मुझे पता नहीं, मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं, ये मुझे पता नहीं। इसका जवाब सुनने के बाद एबिन शॉक में रह जाता है। खैर दूसरी सुनवाई में जज गौतम को बुलाकर ये पूछने लगता है, क्या तुम अनुषा से प्यार करते हो। गौतम कहने लगता है नहीं। क्या तुमको पता था कि अनुषा तुमसे प्यार करती है। गौतम कहता है नहीं, मैं अनुषा को एज ए फ्रेंड की तरह ही देख रहा था। हम दोनों नशे की हालत में उस रात फिजिकल हो गए थे। प्लीज जज साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उसके बाद एबिन जज से कहने लगता है कि जज साहब अब फैसला आपके हाथ में है। अगर गौतम जैसे लोग इसी तरह से बच गए तो कल दूसरा बंदा भी दूसरी लड़की को धोखा दे सकता है। जब माधवी की बारी आती है, माधवी कहने लगती है कि जज साहब मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। हम महिलाओं के लिए काफी सारे लॉस है, लेकिन खुद महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही है। हमारे देश में सब लोग इक्वल है। उस रात गौतम ने भी दारू पिया और अनुषा भी, तो ब्लेम गौतम पर ही क्यों जा रहा है। सो दोनों की बातें सुनने के बाद जज दोबारा इस केस को पोस्टपोन करता है। फाइनल फैसला सुनाने का एक डेट देता है। उसी रात एबिन अनुषा से मुलाकात करने के लिए उसके घर जाता है। अनुषा से पूछने लगता है कि सायरा ने अचानक से कोर्ट में अपना प्लेट क्यों बदला। सायरा को पता था कि तुम गौतम से प्यार करती हो और ये बात गौतम को भी पता है, और जब सायरा ने अपना ये बयान दिया तो तुम्हारे अंदर एक रिलैक्सेशन आया। एक्चुअली क्या हुआ मुझे बता सकती हो। अनुषा कहने लगती है कि मैं गौतम से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं गौतम के ऊपर केस जीता भी तो मेरा क्या फायदा हो सकता है। गौतम जेल जाएगा, मुझसे और दूर हो जाएगा, मैं कैसे खुशी से रह सकती हूँ। इसीलिए मैंने सायरा को गौतम के हक में स्टेटमेंट देने के लिए कहा। सर गौतम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। खैर उसी रात जब माधवी अपने घर आती है, एबिन और माधवी भी समझ जाते हैं कि प्यार करने वालों पर जीत कर क्या मिलेगा। एक बंदा दुखी होता है तो ऑफकोर्स दूसरा बंदा भी दुखी होता है। सो इस तरह से सोचकर एबिन और माधवी ये दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। उसके बाद केस फाइनल हियरिंग को आता है। जज कहने लगता है कि इस केस में ये बात प्रूव नहीं हुई कि गौतम और अनुषा एक दूसरे से प्यार करते हैं। गौतम ने भी कभी अनुषा को प्रपोज नहीं किया, लेकिन अनुषा जब शराब की नशे में थी गौतम अनुषा के साथ कांड किया। सो अब यहाँ पर यह भी बता नहीं सकते कि अनुषा को ये बात पसंद थी या नहीं, क्योंकि अनुषा होश में नहीं थी। सो और सबूतों को ध्यान में रखते हुए जज गौतम को 10 साल की सजा सुनाता है। उसके बाद एबिन और माधवी ये दोनों कोर्ट के बाहर मुलाकात करते हैं। एबिन पूछने लगता है क्या तुम केस हारने की वजह से फील हो रही हो। माधवी कहने लगती है ऐसी बात नहीं, हमारे प्रोफेशन में ये सब कॉमन है, हमें इन सारी चीजों की आदत डालनी होगी। एबिन पूछने लगता है तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। माधवी कहने लगती है कि मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी, इतनी आसानी से मैं ये केस नहीं छोड़ सकती। खैर और कुछ दिनों बाद एबिन और माधवी ये दोनों दोबारा एक ही केस को लेकर लड़ते रहते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट ने सही से फैसला सुनाया। गलती किसकी है, गौतम की या अनुषा की। अगर अनुषा चाहती थी तो अनुषा गौतम को प्रपोज कर सकती थी, लेकिन अनुषा ने ऐसा नहीं किया और उस रात इन दोनों ने वाइन पिया था, तो ऑफकोर्स दुर्घटना तो घटनी ही थी। सो इसमें किसकी गलती थी, गौतम या अनुषा की। आपके पर्सपेक्टिव व्यू से बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।